To start with the next topic related to class 11th physics. The next topic is the explanation of Newton third law. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ या न्यूटन सेकंड लॉ क्या चीज़ बताता है या क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है. आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ. ये जो लॉ है ये एक्सप्लेन करता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट हो रहे हैं, लग रहे हैं, वो भी किसी और अदर बॉडी से अराइज होते हैं या बनते हैं. द एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन बॉडी अराइजेज ड्यू टू सम अदर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी प्रेस अ कॉइल्ड स्प्रिंग, द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय द फोर्स ऑफ आवर हैंड. जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसको हमने कंप्रेस किया, तो जब वो कंप्रेस हुआ तो वो हमने फोर्स लगाया अपने हाथों से स्प्रिंग पर, और जब हम लोगों ने उस पर फोर्स लगाया तो जब वो जो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है वो खुलेगा तो वो स्प्रिंग हमारे हाथों पर भी कुछ फोर्स लगाएगा. यानी कि पहले हम लोगों ने स्प्रिंग पर कुछ फोर्स लगाया जिसको हम लोग कहेंगे एक्शन, और जब वो स्प्रिंग खुलने लगेगा, अनकंप्रेस होगा, तब वो स्प्रिंग हमारे हैंड्स पर भी कुछ फोर्स लगाएगा जिसको हम कहेंगे रिएक्शन. इस बात का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट फोर्स ऑलवेज एक्ट इन पेयर, कि फोर्स हमेशा पेयर में रहता है. अगर कहीं पर कोई एक्शन हुआ तो उसकी रिएक्शन जरूर होगा. एक्शन क्या हुआ कि हमने कंप्रेस किया स्प्रिंग को, हमने उस पर फोर्स लगाया, तो वो हमारा एक्शन है. और वो स्प्रिंग जब अनकंप्रेस हुआ, वो खुला या अनकंप्रेस हुआ, तो स्प्रिंग ने हमारे हैंड्स पर फोर्स लगाया, वो रिएक्शन है. यानी कि एक एक्शन के लिए एक रिएक्शन हमेशा रहता है. इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रोल प्ले करता है. एक्शन का मतलब क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन अदर बॉडी. और रिएक्शन का मतलब क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड बॉडी ऑन द फर्स्ट. कि पहली बॉडी ने, यानी कि हमारे हैंड्स ने स्प्रिंग पर क्या फोर्स लगाया, वो एक्शन है. और दूसरी चीज यानी कि उस स्प्रिंग ने हमारे हैंड्स पर क्या लगाया, वो रिएक्शन है. यानी कि एक्शन मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन बॉडी ऑन द अदर बॉडी, एंड रिएक्शन मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड बॉडी ऑन द फर्स्ट. प्रूफ क्या है इसका? जो न्यूटन थर्ड लॉ है उसके प्रूफ क्या है? कौन सी स्टेटमेंट हम लोगों को कंसीडर करनी है, प्रूफ करनी है? Let us consider a system consisting of two bodies A and B. Let delta P1 is the momentum of body A and delta P2 is the momentum of body B. According to law of conservation of linear momentum, delta P1 plus delta P2 is equal to 0. कि टोटल मोमेंटम जो बॉडी का रहता है उसका सम 0 होता है. अगर बॉडी ए में जो मोमेंटम में चेंज आया वो डेल्टा P1 है, और बॉडी बी में जो मोमेंटम में चेंज आया वो डेल्टा P2 है, तो जो टोटल मोमेंटम में चेंज आया, मोमेंटम में जो टोटल चेंज आया वो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 होगा. तो जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो ये बताता है कि जो ये टोटल चेंज है, यानी कि डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 है, ये 0 के बराबर रहता है. डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू 0 और डेल्टा P2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P1, इस तरीके से रहता है. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय t, दोनों साइड्स को हमने t से डिवाइड कर दिया और हमने लिमिट ले ली डेल्टा t अप्रोचेस टू 0. क्योंकि मैंने पहली वाली वीडियोस में ये चीज़ आप लोगों को बताई है कि डेल्टा d बन जाता है, डेल्टा d बन जाता है जब उस पर लिमिट लगा दी जाती है. पिछली वाली वीडियो में या उससे पिछली वाली वीडियो में आपको अच्छे से चीज़ बताई थी कि जो डेल्टा है वो डी में चेंज हो जाता है जब उस पर लिमिट लगा दी जाती है. यानी कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा P2 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा P1 बाय डेल्टा टी. यानी कि dP2 बाय dt इज इक्वल टू माइनस dP1 बाय dt. dP2 बाय dt माइनस dP1 बाय dt के बराबर होता है. dP2 बाई dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी B, और dP1 बाई dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी A.
अब फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी या फोर्स ऑन बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए या फोर्स ऑन ए। कहने का मतलब क्या है, अगर ये दोनों इक्वेशन बराबर हैं, क्या कहना चाह रही है ये दोनों इक्वेशन की, फोर्स ऑन बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन ए है, क्योंकि एफ बी ए का मतलब है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, कि बी बॉडी पर ए बॉडी की वजह से कितना फोर्स लगा, और एफ ए बी का मतलब है कि ए बॉडी पर बी बॉडी की वजह से कितना फोर्स लगा। एफ बी है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए और एफ ए बी है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो यहाँ से हमने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्रूफ कर दी कि एफ बी ए माइनस, यहाँ पे आप एक माइनस साइन दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए बी होता है, एफ बी ए माइनस ऑफ एफ ए बी होता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए रहता है, या फोर्स ऑन बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन ए रहता है। ये कुछ जरूरी चीज़ें हैं जो अभी तक की हमने स्टेटमेंट में की हैं। आगे देखते हैं अगला क्या है कि क्या इलस्ट्रेशंस हैं या क्या टर्म्स हैं जो न्यूटन थर्ड लॉ से हमें पता चलती हैं, या जो न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से रोल प्ले करती हैं, पिक्चर में आती हैं। ये देखना है हमें। पहला है हमारा स्विमिंग। स्विमिंग में क्या रहता है, बेसिकली जो चार के चार एग्जाम्पल हैं, ये चीज़ प्रूफ करना चाहते हैं कि किसी एक्शन की वजह से रिएक्शन जरूर रहता है। जब कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन जरूर रहता है। यही चीज ये एग्जांपल्स बेसिकली प्रूफ करना चाहते हैं। कैसे, जैसे फर्स्ट है स्विमिंग। एक स्विमर जब स्विमिंग करता है तो वो पानी को पीछे की तरफ फेंकता है। स्विमर पुशेस वाटर बैकवर्ड, और जब वो स्विमिंग कर रहा है तो पानी उसको आगे की तरफ फेंकता है। यानी कि स्विमर pushes water backward and the water pushes swimmer forward. तो एक्शन क्या है, पानी को पीछे फेंकना, और पानी का स्विमर को पीछे फेंकना उसका रिएक्शन है। यानी कि इस एग्जाम्पल में एक्शन भी है और रिएक्शन भी है। तो ये एग्जाम्पल हर एग्जाम्पल की तरह यही चीज़ शो कर रहा है, ये करेगा कि किसी भी एक्शन के लिए रिएक्शन जरूर पिक्चर में रहता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेकेंड है फायरिंग फ्रॉम गन। जब हम लोग बुलेट फायर करते हैं गन से तो ऐसा देखा जाता है कि चाहे थोड़ी सी डिस्टेंस से, पर जब गन को फायर किया जाता है जो हमारी गन है वो पीछे की तरफ रिकॉयल होती है, जबकि हमारी जो बुलेट है, जो बंदूक उसमें से गोली निकलती है, वो आगे की तरफ जाती है। ठीक है, जब हम लोग फायर करते हैं तो वो हमारी पीछे की तरफ जाती है, और जो उसमें से निकलने वाली हमारी जो उसकी बुलेट है वो आगे की तरफ जाती है, और जो गन है वो पीछे की तरफ जाती है। यानी कि एक्शन भी है और रिएक्शन भी है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, रिबाउंडिंग ऑफ रबड़ बॉल। जब हम रबड़ बॉल को वॉल पर, दीवार पर फेंकते हैं तो वो बॉल, वो जो हमारी दीवार है, जो वॉल है, उस पर हमारी बॉल कुछ फोर्स लगाती है जो एक्शन है। ठीक है, अब वो बॉल वापस हमारी तरफ आती है, यानी कि उस बॉल ने भी बॉल पर कुछ फोर्स लगाया। पहले क्या हुआ, बॉल ने वॉल पर फोर्स लगाया, दीवार पर फोर्स लगाया। दूसरी चीज़ क्या हुई कि दीवार ने बॉल पर फोर्स लगाया और वो बॉल हमारे पास आ गई। यानी कि एक्शन भी और रिएक्शन भी है।
पिक्चर में दोनों चीज़ें आ रही हैं। इससे यही चीज़ फिर से प्रूव होती है कि एक्शन के साथ रिएक्शन भी ज़रूर रहता है। अगला एग्जाम्पल है, इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड। मिट्टी पर चलना मुश्किल क्यों होता है? द रीजन बिहाइंड दिस इज सैंड गेट डिस्प्लेस व्हेन वी वॉक। जब हम मिट्टी पर चलते हैं, आपने देखा होगा, तो मिट्टी पीछे की तरफ जाती है। आप चल रहे हो, आपके पैर मिट्टी को पीछे की तरफ कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ऑब्जर्वेटरी होती है, बहुत अच्छे से अगर आप लोग देख कर चल रहे हैं, बहुत आपका फोकस वही है, तो आपको पता चल जाएगा। तो एक्शन तो आप लोगों ने किया, पर जो सैंडी ग्राउंड से, उस मिट्टी वाला जो मैदान है, उससे जो फोर्स है वो आपके पास नहीं आता, बहुत कम आता है। यानी कि रिएक्शन बहुत कम रहता है। यानी कि एक्शन तो है पर रिएक्शन नहीं है, या मैं यूं कहूं कि बहुत कम है। तो इसी फैक्ट की वजह से कि एक्शन है पर रिएक्शन नहीं है, क्या होता है हमारे पास कि हम चलते हैं तो हमें सैंड पर चलने में तकलीफ होती है। उसका एक सिंपल सा फैक्ट यही है कि एक्शन है पर उस तरीके का जो रिएक्शन होना चाहिए था वो नहीं है। With this we are going to continue the next topic from the next video. Study hard, don't waste your time and be regular with the videos. Again, जिन्होंने अपनी स्कूल फी डिपॉजिट नहीं की, डिपॉजिट इट एट द अर्लीस्ट। जल्दी से जल्दी डिपॉजिट कीजिए। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू योर स्टडीज ऑल्सो। थैंक यू।